नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। गुजरात के राजकोट में बाढ़ के पानी में एक बड़ा मंदिर डूब गया। गुजरात के राजकोट के गोंदल शहर में भारी बारिश के बाद सब कुछ जलमग्न हो गया। वहीं यहां का स्वामी नारायण मंदिर बाढ़ के पानी में डूब गया। बाढ़ के पानी में सिर्फ मंदिर का शिखर ही दिखाई दे रहा था। उत्तराखंड में हल्द्वानी के गोलापार इलाके में दो अलग अलग जगहों से विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम किसानों के खेत में पहुंची, जहां अजगर देखा गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को काबू में कर लिया। बिहार के पटना में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने एक यज्ञ का आयोजन किया। राजीव नगर में जमा हुए लोग एक दूसरे से समान दूरी बनाकर बैठे और यज्ञ में आहुति डाली। उत्तराखंड के हरिद्वार में ट्रेवल्स और होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों ने भीख मांगकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से 2 साल का टैक्स और बैंक की 1 साल की EMI माफ करने की मांग की है। उत्तराखंड बीजेपी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर प्रदर्शन करने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया, जिससे सुरक्षा कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक ऐसे विधायक को वापस पार्टी में ला रही है जो उत्तराखंड का विरोधी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग मैदान में कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हुए और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया। कांग्रेस के मुताबिक यहां बीजेपी के 3 दिवसीय महासदस्यता अभियान की वजह से ये जगह अपवित्र हो गई है। इस वजह से इसे शुद्ध करना पड़ा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम नदी पर चीन द्वारा बनाए जाने वाले मेगा बांधों का जोरदार विरोध हो रहा है। मुजफ्फराबाद शहर में हजारों की संख्या में इकट्ठा लोगों ने प्रदर्शन किया और मशाल रैली निकाली। विरोध प्रदर्शन के दौरान दरिया बचाओ, मुजफ्फराबाद बचाओ और नीलम झेलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो जैसे नारे लगाए गए। उत्तराखंड के रुड़की में एक रेस्टोरेंट में चोरी के लिए घुसे एक चोर को रेस्टोरेंट मालिक ने पकड़ लिया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। पिटाई से चोर के कान से खून बहने लगा। बाद में चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ओडिशा के बारीपद शहर में हाथी के घुस आने से अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। सड़क पर हाथी की वजह से जहां ट्रैफिक जाम हो गया, वहीं लोगों में डर छा गया। दूसरी ओर हाथी जहां तहां घूमता रहा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में दिव्यांग मंगल सिंह यादव अपने हुनर को लेकर चर्चा में हैं। बचपन से नहीं देख पाने वाले मंगल सिंह ढोलक पर शानदार गीत तो गाते ही हैं, साथ में इको साउंड जो आमतौर पर माइक में होता है, बिना माइक के ही आसानी से निकालते हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल की संवेदनहीनता सामने आई है। यहां कोविड से हुई मौत के बाद अस्पताल ने पूरा बिल नहीं चुकाने पर शव देने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मृतक की पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा और वो अस्पताल गेट के बाहर लोगों को अपना दुखड़ा सुनाने लगी। महिला ने बताया कि अस्पताल में 14.5 लाख का बिल बनाया गया और उन्होंने 11 लाख रुपए चुका भी दिए। उसके बावजूद भी उन्हें उनके पति का शव देखने तक नहीं दिया गया। मृतक की पत्नी ने बताया कि उन्होंने अपने पति को 1 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया था, लेकिन आज उनकी मौत हो गई। महिला ने अस्पताल पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप भी लगाया है और कहा कि उनके पति यहां चलकर आए थे, वो पहले बेहतर थे और परिवार से अलग रखने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही ने उनके पति की जान ले ली। महिला ने अस्पताल के बाहर चीख कर अपना दुखड़ा सुनाया। भर्ती करेंगे और उसके बाद जो है इन्होंने पॉजिटिव आने के बाद भी इनके हम लोग घर से सिलेंडर लगा के लाए थे। सिलेंडर इनके लगा हुआ था, तब इन्होंने इनको अंदर बेड नहीं दिया। बोले पहले पैसा जमा करो, तब तुम्हारा पेशेंट अंदर जाएगा, चाहे उसकी जान निकल जाती। चलो उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट करा और उसके बाद इनको 3 बजे मेरा हाथ में थे
और उसको ब्लड पिला जाके 3 बजे। और उसके बाद यहाँ पे 1 अगस्त को ये भर्ती हुआ था। जब ये पहले दिन आया तो ये तो क्या कहते सही था कि यहाँ पे बुलाता रहता था, चिल्लाता रहता था लोगों को, ये आओ आओ सुनो, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता था। बुलाते रहे, कोई नहीं आया। मेरा तो आदमी चला गया। लेकिन मैं औरों को सीखना चाहती हूँ, यहाँ भर्ती मत कराना। इन्होंने जो है 15 लाख रुपए लग गया और उसके बाद भी कुछ नहीं मिला। पापा को आज 25 तारीख है, आज 25 दिन पूरे होते हैं। आज सुबह 10 बजे उनका फ़ोन आया कि पापा नहीं है। तब से हम लोग छटपटा रहे हैं कि एक वीडियो कॉल करा दीजिए। उन्होंने वीडियो कॉल तक नहीं कराई। हम लोग आ गए यहाँ पर 11 बजे से, कोशिश कर रहे हैं कि पापा को देख ले, डेड बॉडी मिल जाए, कुछ किसी तरीके से हो जाए। शाम के 6 बज रहे, अभी तक कुछ रिलीज नहीं करा है। उन्होंने बिल इतना लंबा बना दिया है, 14.5 लाख का बिल बना दिया है। 11 लाख रुपए अमाउंट जमा कर चुके हैं। 11 लाख रुपए डिपॉजिट 11 लाख रुपए डिपॉजिट हो चुके हैं। अब बाकी बचा अमाउंट 3.5-4 लाख रुपए है, वो भी वो मांग रहे हैं, तब बॉडी रिलीज करेंगे। यूपी के भदोही में एक लड़की गत्ते के एक बॉक्स में पुलिस के जुल्मों के खिलाफ स्लोगन लिखकर लोगों से चंदा मांगती देखी। आरोप है कि इस लड़की के पिता को दरोगा ने पीटा था, जिसके बाद पिता के इलाज के लिए अब घर में पैसे नहीं थे। लोगों से चंदा मांग। इतना ही नहीं, बॉक्स में उसने अपने पिता का नाम विनोद यादव भी लिखा। बच्ची हर आने जाने वाले से इसी तरह चंदा मांगती। इसके अलावा वो आसपास की दुकानों में भी गई, जहां लोगों ने उसके बॉक्स में पैसे डाले। इस दौरान उसके साथ उसका छोटा भाई भी था और एक महिला भी थी। तीनों बगैर कुछ बोले बस इस बॉक्स को आगे कर देते। जिसको जितने पैसे देने होते वो उसके बॉक्स में डाल देता। आरोप है कि कुछ दिनों पहले खमरिया चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मियों ने उसके पिता को इतना पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन जब अस्पताल का खर्च उठाने के लिए परिवार के पास पैसे नहीं बचे तो वो घर आ गया और अब इलाज के लिए परिवार वाले चंदा जुटा रहे हैं। तो चौकी के अंदर गए, हम बाहर खड़े थे मोबाइल लेके, तो चौकी इंचार्ज बोला तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग। इतने साहब हम बोले हम कुछ नहीं करे, मेरे मोबाइल में देख लो। इतने में हमें बहुत मारे। अब फिर उसके बाद दारू पिलाकर और सूजा भोग कर हमारे, उसके बाद मुझे होश ही नहीं था। हमें 2-2, 3-3 लोग बहुत मारे थे। वहीं पुलिस अधिकारी चौकी इंचार्ज रणविजय सिंह को बचाने में जुटे हैं और विनोद यादव को पीटने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए हैं। वो जो भी आरोप लगाए हैं उसकी मैंने जांच अपने एडिशनल एसपी को दे दी है, उसकी जांच चल रही है। अभी तक मुझे नहीं ऐसा लगा कि खमरिया चौकी इंचार्ज ने कोई गलती की है, और अगर उसकी कोई गलती पाई जाएगी तो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब कौन सच्चा है कौन झूठा, ये तो सही से अगर जांच होगी तभी पता चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों कि एक बच्ची को इस तरह बॉक्स में पुलिस जुल्म के खिलाफ स्लोगन लिखकर लोगों से चंदा मांगना पड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वन विभाग की एक टीम खेतों से 2 भारी भरकम अजगरों को पकड़ने में जुटी दिखाई। दरअसल बारिश के मौसम में यहां जहरीले सांप और अजगर अक्सर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और कभी कभी तो ये जहरीले सांप लोगों के घरों तक में घुस जाते हैं। लिहाजा जैसे ही हल्द्वानी के गोलापार इलाके के खेतों में इतना बड़ा अजगर दिखा, वैसे ही लोगों ने वन विभाग की टीम को खबर कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचा ये जवान अजगर को पकड़ने में जुट गया। लेकिन अजगर इतना मोटा तगड़ा था कि सांपों को पकड़ने में माहिर इस जवान को भी उसे काबू में करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। लंबाई है इसकी, ये तो 7-8 फुट से ऊपर का है। जरा पूछ पकड़ो इसको, देखो कितना लंबा बाप रे ना, ये हमके ओ माय गॉड, बाप रे देखो वहां, देख दम, देखो इसकी दम, ये तो बहुत लंबा है। हालांकि इसी तरह काफी देर तक अजगर के साथ गुत्थम गुत्था करने के बाद जैसे तैसे इस शख्स ने अजगर का मुंह दबाया, उसकी पूंछ पर पैर रख उसे काबू में किया। लेकिन सिर्फ काबू में करना ही काफी नहीं था, अब बारी थी उसे एक बोरे में भरकर ले जाने की। लेकिन यह अजगर था, इतनी आसानी से कैद में नहीं आने वाला था। लिहाजा देखिए, जैसे ही उसे लोहे की इस रॉड से पकड़कर बोरे में डालने की कोशिश की गई तो वो फुफकारने लगा। इसके बाद इस जवान ने रॉड से अजगर के मुंह को दबाया ताकि वो उसे काट ना सके। साथ ही अजगर को कपड़े से हटाकर वहां खड़े लोगों को दिखाया कि ये कितना बड़ा है। शायद वहां खड़े लोगों ने इतना लंबा अजगर कभी नहीं देखा था, इसीलिए उन्होंने इस लंबे तगड़े अजगर को छूकर महसूस करने की कोशिश की, जिसके बाद इसे एक बोरी में बंद कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। अब तक आपने एक अजगर के पकड़े जाने की तस्वीरें देखी।
अब आप एक और अजगर के खेत से रेस्क्यू की तस्वीरें देखिए, जो ठीक वैसा ही लंबा, मोटा और तगड़ा है जैसा पहले वाला था। इस अजगर को काबू करने में भी वन विभाग की टीम को उतनी ही मशक्कत करनी पड़ी जितनी पहले वाले के लिए करनी पड़ी थी। ये जहर तो नहीं फेंकेगा? जहर नहीं फेंकता है। दरअसल ये अजगर पहले वाले से ज्यादा भारी था, तभी तो उसे खेत से खींचकर बाहर लाने में इस जवान को खूब ताकत लगानी पड़ी। लेकिन फिर भी जब ये आगे नहीं खींचा जा सका तो उसने अजगर का मुंह पकड़कर वहां खड़े ग्रामीणों को उसकी पूंछ पकड़ने को कहा। हम मारेगा वो। इसको पकड़ो आप। हाथ की दस्तानी मैंने कुछ नहीं होता है यार। इधर को आओ। भाई साहब बाप रे। खैर, काफी कोशिशों के बाद इस अजगर पर भी काबू पा लिया गया और फिर दोनों अजगरों को वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई। लेकिन दोनों अजगरों को देखकर वहां मौजूद लोगों की एक बार तो मानो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन एक अच्छी बात थी कि लोगों ने घबराकर इन अजगरों को मारने की कोशिश नहीं की और वन विभाग को बुला लिया, जिन्होंने इन अजगरों का रेस्क्यू किया और इन्हें अपने साथ ले गए। यूपी के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी जिला मुख्यालय के रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर जमीन के विवाद में जमकर हंगामा हुआ। यहां जमीन की रजिस्ट्री कराने पहुंचे एक शख्स के साथ महिलाओं ने मारपीट की और उसे लेकर एसपी ऑफिस पहुंची और एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लव जिहाद की बढ़ रही घटनाओं को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। साथ ही इस मामले में कार्रवाई करने के लिए आईजी कानपुर जोन और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित जिले बेलगावी का मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 44 अंक उछलकर 38,843 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 5 अंक चढ़कर 11,472 पर बंद हुआ। यूपी के बलिया में रतन सिंह नाम के एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक वहां के फेफना थाने से करीब 500 मीटर दूर ही कुछ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। कि पत्रकार रतन सिंह ने हमलावरों से बचने के लिए भागने की कोशिश भी की और एक घर में घुसने ही वाले थे, लेकिन हमलावरों ने पीछा नहीं छोड़ा और उन पर 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जैसे ही पत्रकार रतन सिंह के मारे जाने की खबर उनके परिवार तक पहुंची तो परिवार में एक तरफ मातम था तो दूसरी तरफ गुस्सा, जिसका मौके पर पहुंचे पुलिस वालों को सामना करना पड़ा, क्योंकि पत्रकार के मारे जाने के बाद उनके परिवार ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस का घेराव कर दिया। इस बीच परिवार का यही शख्स इतना भड़क गया कि उसने कुछ नाम गिनाए और आरोप लगाया कि इन्होंने ही पत्रकार रतन सिंह को मारा है, जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। पहला नंबर का विवेक सिंह कौशिक, दूसरा नंबर झाबर प्रधान, 1 मिनट रुकिए, झाबर प्रधान, तीसरा उदय सिंह। और सुन लीजिए सर, अगर आप लोगों के हिसाब दिनेश सिंह और आप लोगों के हिसाब से नहीं अगर कार्रवाई हुई संजय सिंह तो एंड डू एंड डाई का यहाँ मैटर होगा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस हत्या को जमीन का विवाद करार दिया और आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही। गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई है जी। उसके तथ्यों और कारणों का सबका पता किया जा रहा है और जो तथ्य पता चले हैं उससे यह पता चलता है कि पूर्व में इनके पटीदारों से कुछ विवाद था, उस विवाद के संदर्भ में ही यह घटना पारित हुई। उधर पुलिस के इस दावे को परिवार ने सरासर गलत करार दिया और इंसाफ की मांग की। नहीं, कोई न भूसी रखा है न पुआल रखा है, इस बात कोई ऐसी बात नहीं है। आज कोई विवाद भी नहीं, आज कोई विवाद नहीं था। इसको धोखे से बुला करके ले गए हैं। हालांकि पत्रकार की हत्या मामले में फेफना थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार रतन सिंह के परिवार वालों को 10 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान भी किया है। लेकिन पहले गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या और अब बलिया में पत्रकार को मारे जाने की घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए योगी सरकार को घेरने का मौका दे दिया। लिहाजा कांग्रेस ने पत्रकार के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। पुलिस थाने से बहुत दूर नहीं था जब रतन सिंह जी, जो सहारा के एक सशक्त लोकप्रिय पत्रकार थे, उनको पहले दौड़ाया गया,
जब शरण लेने के लिए वो प्रधान के घर में गए तो वहां घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर निर्मम हत्या कर दी। कहां है उत्तर प्रदेश में राम राज तो छोड़िए पुलिस का शासन। जल्द से जल्द पकड़े जाए। 1 करोड़ का मुआवजा उनके परिवारजनों को दिया जाए। वहीं बीएसपी चीफ मायावती ने यूपी में जंगल राज की बात कहकर योगी सरकार को लपेटे में लिया। यहाँ हर प्रकार के अपराध यूपी में कम होने का नाम नहीं ले रहे, अर्थात अपराध, हर प्रकार के अपराध बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। अर्थात यूपी में कानून का अनुचित जातिगत व द्वेषपूर्ण इस्तेमाल होने के कारण लोगों में ना तो कानून का डर बचा है और ना ही कानून का राज ही यहाँ रह गया है। जबकि समाजवादी पार्टी ने भी यूपी में कानून का राज न होने का दावा किया। और ये जो इस तरीके से रतन सिंह जी की हत्या सामने आई, पहले पुलिस ने इसको कहने की कोशिश की कि सब प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है। आज उनके पिताजी ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारा कोई किसी भी तरीके का किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं था और इसको फॉल्स प्रिटेक्स्ट पे बुला करके और उसको गोली मार दी गई और वहां गोली मार दी गई जहां से थाना सिर्फ 20 मीटर की दूरी में था या पुलिस चौकी सिर्फ 20 मीटर की दूरी में थी। ये एक अपने आप में बहुत ही डिप्लोरेबल घटना है और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हुआ है, ये उसका एक चिल्लाता हुआ, चीखता चिल्लाता उदाहरण है। हालांकि बीजेपी नेताओं ने योगी सरकार का बचाव किया और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। उत्तर प्रदेश में ये घटना बलिया की हुई दुखद है और हम सब लोग मर्माहत हैं। जिस तरह से वहाँ पत्रकार की एक हत्या हुई, क्योंकि चौथे स्तंभ का एक सशक्त कलम का लेखनी का धनी है। उन जो लोग हैं उन हत्यारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद, भले ही बीजेपी नेता यूपी में बढ़ते अपराध पर अपनी सरकार के पक्ष में तर्क रखने में जुटे हों, लेकिन विपक्ष यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। और जिसका इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रियंका गांधी रोजाना ट्विटर पर कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुटी। उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट किया है, लिखा है कि यूपी के सीएम सरकार की स्पीड बताते हैं और अपराध का मीटर उससे दोगुनी स्पीड में भागने लगता है, यानी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। यूपी सरकार बार बार अपराध की घटनाओं पर पर्दा डालती है, मगर अपराध चिंघाड़ते हुए प्रदेश की सड़कों पर तांडव कर रहा है। 19 जून को शलभमणि त्रिपाठी की हत्या हुई, 20 जुलाई को विक्रम जोशी की हत्या की गई, 24 अगस्त को रतन सिंह की हत्या हुई। बलिया पिछले 3 महीनों में 3 पत्रकारों की हत्या देख चुका है। 11 पत्रकारों पर खबर लिखने के चलते एफआईआर दर्ज हुई है। यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर यह रवैया बेहद निंदनीय है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या डेवलपमेंट हुए हैं और कैसे शक की सारी सुई घूमकर अब संदीप सिंह पर आ टिकी है, ये बताएंगे। कॉमेडियन भारती सिंह की कैटवॉक वायरल है, से सबका खूब मनोरंजन करती है। हाल ही में भारती सिंह का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारती निराले स्टाइल में कैटवॉक कर रही है, जिसके बाद वो अपने पति हर्ष लिम्बाचिया के गले लग जाती है। भारती सिंह का ये अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में भारती ने येलो कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है। पंजाब की मशहूर एक्ट्रेस हिमांशी खुराना ने अपने अंदाज से पंजाबी सिनेमा में तो धमाल मचाया ही है। इसके साथ ही वो बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट रह चुकी है। हिमांशी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबका खूब ध्यान खींच रहा है, जिसे उन्होंने इंस्टाग्राम रील से शेयर किया है। इस वीडियो में हिमांशी हाथ में चाय का कप लिए नोरा फतेही के गाने पर थिरकती हुई दिखाई दे रही है। लेजेंड एक्टर धर्मेंद्र इन दिनों अपने फार्म हाउस में सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर के शोर से दूर धर्मपाजी प्राकृतिक नजारों के बीच सुकून से हैं। धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके आंगन में मोरनी नजर आ रही है। इस वीडियो में बारिश भी हो रही है और मौसम बेहद ही खूबसूरत है। ऐसे मौसम में आंगन में मोरनी की एंट्री ने धर्मेंद्र का दिल जीत लिया।
कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी भी मोरों के साथ नजर आए थे। इसका भी जिक्र धर्मेंद्र अपने इस वीडियो में कर रहे हैं। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनका डॉगी सुबह सुबह प्राणायाम करता नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अंकिता का डॉगी सुबह के समय खिड़की पर बैठकर स्वच्छ हवा ले रहा है और उसके माथे पर टीका और बिंदी भी लगी हुई है। अंकिता का डॉगी वीडियो में काफी क्यूट लग रहा है और लोग इस पर अपने रिएक्शंस भी दे रहे हैं। हवा खाते जा रहे हैं। किती सुंदर वाटतंय ते, किती सुंदर। काय झालंय आजी? What are you doing? आजी बाजी बेबी किती सुंदर यूट्यूबर और डांसर धनाश्री वर्मा का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धनाश्री सिंगर आस्था गिल और बिग बॉस फेम एक्टर प्रियांक शर्मा के साथ जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही है। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ सगाई करने के बाद से धनाश्री काफी सुर्खियों में है और उनके डांस वीडियोस लगातार इंटरनेट पर धमाल मचा रहे हैं। और सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह से सीबीआई पूछताछ करेगी और जल्द ही संदीप सिंह को समन भेजा जा सकता है। संदीप सिंह पर अब सुशांत केस की जांच आकर टिक गई है। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय भी सुशांत के खातों से संदीप के लेन देन की जांच करेगा। संदीप ने खुद को सुशांत का दोस्त बताकर अब तक पेश किया है, लेकिन कई मामलों में संदीप की भूमिका संदिग्ध पाई जा रही है और अब सीबीआई समन भेजने की तैयारी कर रही है। संदीप सिंह को समन भेजा जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत केस में संदीप सिंह से सीबीआई जल्द पूछताछ की तैयारी कर रही है। संदीप सिंह वो शख्स है जिस पर कई संदिग्ध और श्वेता हमारी संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। श्वेता, संदीप का नाम लगातार पिछले 2-3 दिन से सुर्खियों में चल रहा है, खासतौर पर तब से जब उनका वीडियो वायरल हुआ था संदीप का थम्स अप करते हुए, और अब सीबीआई के रडार पर है संदीप। उससे जल्द पूछताछ हो सकती है, समन कर सकती है सीबीआई। श्वेता के पास हम चलेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संदीप सिंह से पूछताछ करने की तैयारी सीबीआई कर रही है। संदीप सिंह वो शख्स है जिसके बारे में आज सुनील शुक्ला ने हमारे साथ जब वो बैठे थे तो उन्होंने खुलासा किया था कि संदीप के कहने पर ही कूपर अस्पताल लेकर जाया गया था सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को। जब उन्होंने सुसाइड किया था तो दूर के अस्पताल लेकर गया सुशांत सिंह राजपूत को, उसके पीछे संदीप सिंह ही शख्स था। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सुशांत केस में नार्को कंट्रोल ब्यूरो भी जांच करेगा। इस मामले में ईडी ने नार्को कंट्रोल ब्यूरो को चिट्ठी लिखी है। सूत्रों के मुताबिक रिया ड्रग डीलर्स के संपर्क में थी और खबर यह भी है कि सुशांत से जुड़े कुछ लोग ड्रग्स लिया करते थे और इसीलिए अब नार्को कंट्रोल ब्यूरो यानी कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस जांच में शामिल हो गया है। तो अब आप समझिए कि एक जांच चल रही है, उसमें कितनी सारी एजेंसियां जुट गई हैं। ईडी इस मामले में जांच कर रही है, सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है और अब नार्को कंट्रोल ब्यूरो यानी कि नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी इस मामले में जांच करेगा। श्वेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, आज का क्या अपडेट है? और खबर यह है कि अब संदीप से जल्द पूछताछ की तैयारी कर रही है सीबीआई। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सीबीआई यहाँ पर मुंबई आई है तब से अपना शिकंजा तेज कर दिया है उन 10 लोगों के लिए। ये ऐसे मुख्य आरोपी हैं जो सुशांत सिंह नाम पे इर्द गिर्द मंडराते हुए नजर आते हैं। आज की अगर आपको बात बताएं तो देखिए 4 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही है। 10 घंटे के पार हो चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत, रचित मेवाती, ये सभी लोग अंदर हैं और अभी सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर यहाँ से बाहर निकले हैं 10 घंटों की पूछताछ के बाद। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि अलग अलग एजेंसीज
इस मामले पे इसकी तहकीकात कर रही हैं, इस पे पूछताछ कर रही हैं। जहां वो बात हो ईडी की, अगर हम बात करें सीबीआई की, इससे पहले देखा था हमने मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ने भी हाथ आजमाया था, और अब एक और एजेंसी इस बात में जुड़ चुकी है और वो है एनसीबी। देखिए अब एनसीबी का भी ये एंगल इसलिए उठ गया है क्योंकि जब ईडी ने जब्त किए थे रिया चक्रवर्ती के और उनके परिवार के फ़ोन, तब इससे ये बात सामने निकल कर आई है। हमारे सूत्रों के द्वारा ये हमें खबर मिली है कि ईडी ने जब ये उनके फ़ोन सीज किए थे उसमें बाकायदा एक चैट दिखाया गया था रिया चक्रवर्ती और एक ड्रग डीलर का, जिसमें ड्रग के बारे में बात हो रही थी। तो ये पूरे चैट के तहत अब यानी कि क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, इस पर अब सवाल है और इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जांच करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खुद को सुशांत का दोस्त बताने वाले संदीप सिंह पर इस केस में अब जांच की सुई आकर अटक गई है। उसके बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा संदीप सिंह की कॉल रिकॉर्ड से हुआ है, जिसके मुताबिक संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय से बात की थी। वो एम्बुलेंस जो सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को लेकर गई थी। 14 जून से 16 जून के बीच 4 बार अक्षय से फोन पर बात हुई है और 14 जून को 3 बार बात हुई है। इसके बाद भी 16 जून को 1 बार इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 महीनों में कभी सुशांत और संदीप सिंह के बीच बातचीत नहीं हुई थी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक 5 मंजिला इमारत के धराशायी होने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। मरने वालों में 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते पर भारी मलबा जमा हो गया, जिसे हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं इस वजह से रास्ते में वाहनों की लंबी कतार लग गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में एक शख्स को एक अमेरिकी महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पीट दिया। बाद में लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में मोबाइल चोरी होने और खो जाने की कई घटनाओं को साइबर सेल ने सुलझा लिया है। इसके बाद साइबर सेल ने मोबाइल को उनके मालिकों के हवाले कर दिया। अपने अपने मोबाइल पाने के बाद उनके चेहरे खिल उठे। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। इस ऑर्केस्ट्रा के दौरान लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। यहां अधिकांश लोग बिना मास्क के नजर आए और धक्का मुक्की करते दिखे। गुजरात के वडोदरा में एक आर्ट टीचर ने गणेश पूजा के दौरान गणेश जी की छोटी और मोहक पेंटिंग्स तैयार की हैं। उन्होंने एक कंचे पर और माचिस की तीली पर गणेश जी की शानदार पेंटिंग बनाई है। इस तरह उन्होंने अपने आर्ट के माध्यम से गणेश जी की आराधना की। LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में धोखाधड़ी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, क्योंकि अब तक आपने LIC एजेंटों को ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते सुना होगा, लेकिन अब दिल्ली में LIC एजेंटों के साथ लाखों की धोखाधड़ी हुई है। दीपिका कुमारी, तीर्थराज, शिल्पा और सौम्या जैसे नए LIC एजेंट्स तब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे जब इनके एक सीनियर ललित नाम के LIC एजेंट ने दिल्ली में डेवलपमेंट ऑफिसर सुभाष धर के साथ मिलकर इनसे ही लाखों रुपए ठग लिए। पहले आप LIC एजेंट तीर्थपाल की कहानी सुनिए, फिर आपको दूसरे एजेंट का दर्द भी सुनाएंगे। हम फोन करते रहे, तब से बात नहीं हुई है, फोन स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ है? जी सर। फिर उसके बाद जो है 2-3 लोग हमारे एजेंट और साथ के थे, उनका किसी का 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 2.5 लाख रुपए ऐसे ही उल्टा सब लोगों ने दिलीप को दिया। दिलीप को हम देना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि एक जो सुभाष धर मेन है सर, जब वो बोल दिए तो हमें हिचक तो रहेगी नहीं, क्योंकि जो मेन है वो बोल दिया कि हमारी जिम्मेदारी है। आज कितने महीने हो गए हैं कि आपका जो है वो कोई पता नहीं है उसका पैसे का? उसका वो हो गया 3-4 महीने से फोन सब बंद है सर जी। तीर्थपाल की ही तरह LIC एजेंट दीपिका की भी कहानी है। इन्हें भी ललित और सुभाष धर ने लाखों का चूना लगा दिया, जिसमें हमारा, हमारे भैया का और हमारी एक सिस्टर का, तीनों का LIC का प्रीमियम था 1.5 लाख रुपए का। उसका चेक हमने दिया और वो LIC के ब्रांच में न भज के सुभाष धर की मम्मी के नाम पे उस चेक को भजा लिया गया है। उसका डिटेल मेरे पास है। और जब हमें पता चला कि सुभाष धर और दिलीप मिलके ऐसा धोखेधड़ी और फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो एक दिन मैंने दिलीप को पकड़ लिया मयूर विहार फेज 1 में। तो मैंने दिलीप से कुछ चीज़ें लिखवा ली कि हाँ उसने ऐसा लिया, उसने बोला कि हाँ हम जल्दी पैसे वापस करेंगे। तो मैंने उससे ये रिकॉर्ड लिखवा करके रख रखा है सर।
सर उसने लिखा है कि हाँ हमने इनका 6,30,000 रुपया टोटल दीपिका कुमारी का लिया है और अभी हम ये पैसे जमा नहीं कर पाए, हमने ये इनके साथ धोखाधड़ी किया है और सुभाष दर के कहने पे सुभाष दर के साथ मिलके किया है। हालांकि इन लोगों ने दिल्ली के वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन पुलिस वाले कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। फिर मेरी सिस्टर का और जो मैंने पहले पॉलिसी किया था और मेरी सिस्टर का, मेरे पॉलिसी नहीं है वो कोई और किया था, इन सब का मतलब प्रीमियम जमा करने का टाइम आ गया, किस्त जमा करने का। तो हमने बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, किस्त जमा करने की टाइम आ गई है, अब पुराना रसीद तो आपने दिया नहीं, तो हम नहीं अभी भरेंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे तो किस्त नहीं भरिएगा तो पॉलिसी लैप्स ही होगा, अब भरो या ना भरो वो आपकी मर्जी, लेकिन पॉलिसी तो लैप्स होगा। तो हम लोग साधारण आदमी हैं सर, हमने सोचा कि चल भाई क्यों पॉलिसी लैप्स करे, क्योंकि उस समय तक ये खबर नहीं आई थी सर कि LIC भी प्रीमियम जमा करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देगी। अगर ये बात हमें पता रहती तो हम नहीं देते, प्रीमियम जमा करने वाला पैसा तो कतई नहीं देते सर, बिल्कुल नहीं। फिर भी हमने अपने तरह से सतर्कता बरती थी सर, मैंने वो चेक में पैसा दिया है। इस बीच परेशान LIC एजेंटों ने LIC दफ्तर में शिकायत की, लेकिन वहां से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 29 जून को हेड ऑफिस में क्या बोलते हैं राजीव चौक हाँ, वहाँ पे जाके मैंने KK सिंह इस सर को भी देखो, इस बड़े सर थे उनको भी देके आई थी, ठीक है। तो अभी तक कहीं से कुछ नहीं मिला। दिलीप ना तो उसका फोन का रिस्पॉन्स नहीं है, स्विच ऑफ आ रहे हैं, ऑलमोस्ट फोन स्विच ऑफ। तो सर आप बताइए, अब मैं क्या करूं, मेरे अपने बेटी के फ्यूचर के लिए। हमने LIC के ऊपर कभी मतलब कि अनबिलीव इट, मैंने कुछ और चीज़ के लिए ऊपर मतलब LIC के ऊपर ना कभी सीरियसली गॉड परमिशन, मुझे कभी इतना नहीं सोचा था कि LIC में भी ऐसा कभी धोखाधड़ी हो सकता है। कुल मिलाकर जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी कहकर लोगों को भरोसा देने वाले और उनकी पॉलिसी करने वाले LIC एजेंट खुद अपने ही साथियों की ठगी का शिकार हो गए। देखने वाली बात यह होगी कि इनकी परेशानी का हल कब निकलता है और धोखाधड़ी करने वाले कब पकड़े जाते हैं। कुछ दिन पहले ही देश ने आजादी की 74वीं सालगिरह मनाई है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी जाति के आधार पर भेदभाव देश में खत्म नहीं हुआ है। जब देश आजादी की सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ था, ठीक उसी वक्त ओडिशा के एक इलाके में कई दलित परिवार गांव से बहिष्कृत होने की सजा काट रहे थे। ये सजा अभी भी कायम है। अपराध सिर्फ इतना है कि एक मासूम दलित बच्ची ने ऊंची जाति के आदमी के खेत से सूरजमुखी का फूल तोड़ लिया। लेकिन बच्ची के इस अपराध की सजा गांव के सभी दलित परिवारों को दी गई। सजा भी मामूली नहीं, दलित समुदाय के लोगों का सामाजिक तौर पर बहिष्कार कर दिया गया। गांव के दूसरे लोगों से उनकी बातचीत पर रोक लगा दी गई। करीब 40 दलित परिवार जरूरत की चीजें किसी दुकान से नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि राशन की सरकारी दुकानों से भी इनके अनाज लेने पर रोक है। अपने ही गांव में ये लोग जैसे बाहरी हो गए हैं। गैरों के साथ भी ऐसा सुलूक नहीं किया जाता होगा जैसा कि वर्षों से साथ रहने वालों ने इनके साथ किया है। हद तो ये हो गई कि इस समुदाय के सरकारी कर्मचारी को भी कहीं और ट्रांसफर लेने को कहा गया। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दलित समुदाय के लोग गाँव में नहीं जा रहे और किसी भी सामुदायिक कार्यक्रम में इनके हिस्सा लेने पर मनाही है। बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर दर्द है, नई पीढ़ी के लोगों पर हैरानी है। बच्चे तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। बताया जा रहा है कि 15 साल की एक लड़की ने एक खेत से सूरजमुखी का फूल तोड़ लिया था। खेत गांव के ही एक ऊंची जाति के शख्स का है। मासूम की ये मामूली गलती तूल पकड़ गई और इसे जाति के नाम पर बड़ा मुद्दा बना दिया गया। आपस में फैसला करके 40 परिवारों को खुद से और दूर कर दिया। यहाँ तक कि उनके खाने पीने की चीजों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई। मास पूर्व टे झगड़ा जो जहाँ होता समस्ते CST केस आकार देते से लोक जेहेतु सहयोग कर पार नथिले सेटा गोटे बड़ इश्यू होता जेहेतु आज समाधान आम तुमुचा थाना रे। हालांकि दलित समुदाय के लोगों ने माफी मांगकर बात खत्म करने की कोशिश की। फूल तोड़ने वाली लड़की और उसके परिवार ने भी कई बार माफी मांगी, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग टस से मस नहीं हुए। इसके बाद मजबूरी में दलित समुदाय इस बात को लेकर थाने पहुंचा। पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते हुए दोनों पक्षों को बातचीत के लिए बुलाया। गाँव लोग हमको विभिन्न प्रकार निर्यातना देखिए आम थाना द्वारस्थ होइलु। थाना वाला को डाकी यार गोटे समाधान करते दिन ठारू। मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रशासन इसे लेकर गंभीर हो गया। गांव के सभी समुदायों को बुलाकर समझाया गया।
ने पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले की चार्जशीट दायर कर दी है। 13,500 पन्नों की चार्जशीट में जैश चीफ मसूद अजहर को आरोपी बनाया गया है। मसूद अजहर और उसके भाई असगर सहित 20 लोग इस मामले में आरोपी बनाए गए। चार्जशीट में एनआईए ने बताया है कि आरडीएक्स पाकिस्तान से कश्मीर में लाया गया था। एनआईए के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मसलन कॉल डिटेल्स के आधार पर मजबूत केस बनाया गया है। पिछले साल फरवरी में पुलवामा हमले में 40 जवानों की शहादत हुई है। गुजरात के जामनगर में एक अस्पताल में आग लग गई। गुजरात में जामनगर के सबसे बड़े गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक से आग लग गई। हादसे के दौरान वार्ड में 9 मरीज थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड कर्मियों ने खिड़की के सहारे बाहर सुरक्षित निकाल लिया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में मारे गए पत्रकार रतन सिंह का शव जब उनके घर पहुंचा तो माहौल मातम में बदल गया। वहीं बड़ी संख्या में पत्रकार और एसपी कार्यकर्ता हाईवे पर बैठ गए और जोरदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में टीवी पत्रकार रतन सिंह की हत्या के विरोध में महाराजगंज के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। सभी पत्रकार प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मृतक पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, उनकी पत्नी को नौकरी और बच्चों को फ्री शिक्षा देने की मांग की।